वेलकम बच्चों। आज हम लोग अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने चल रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी अगर कण जिस पर आवेश हो यह किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो उस पर किस प्रकार से बल कार्य करता है। तो उस बल का परिमाण क्या है, उस बल की दिशा क्या है, आज इन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वह है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। ठीक, लॉरेंज ने जब देखा कि जब कोई गतिमान आवेशित कण चलता है और वह चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तब उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। अच्छा, इसके पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्स्टेड ने, डच फिजिसिस्ट आर्स्टेड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने देखा जब कोई तार में आवेश का प्रवाह होता है तब उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और तार में चलता क्या है? तार में चलता है आवेश, इलेक्ट्रॉन चलता है। इसका अर्थ ये है कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। यह तो निष्कर्ष निकल आया। इसका अर्थ ये है कि एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। पैदा करता है कि नहीं करता है? पैदा करता है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल जब उसके बगल रखी जाती थी चुंबकीय सुई तो वह विक्षेपित हो रही थी। पिछले लेक्चर को ज़रूर आप लोग आर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में वहाँ जाकर देख लो। अच्छा, तो जब कोई कण चल रहा है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यह पूरी तरह सही नहीं है। हमने क्या कहा? कण पर एक खास चीज़ होनी चाहिए कि उस कण पर आवेश होना चाहिए। तो जब भी हम बोलेंगे कि कौन सा कण चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है तो तुम कहोगे आवेशित और गतिमान, चार्ज्ड एंड मूविंग। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि गतिमान आवेशित कण अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है। यह इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, अच्छा, अब तुम जानते हो, तुमने स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी पहले अध्याय में ये पढ़ा है कि कोई भी अगर आवेश है, किसी भर कण पर अगर आवेश है, किसी भी वस्तु पर आवेश है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अगर यही कण है, चाहे ये धन हो चाहे ऋण हो, इस कण पर इसके चारों तरफ क्या पैदा हो गया है? वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। यानी कि अगर इस पॉइंट पर हम देखें, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, यानी कुछ होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या होगा? जीरो होगा। एक ऐसा आवेश है, स्थिर आवेश है। कौन सा आवेश है? स्थिर आवेश। लेकिन जब यही आवेश गति करने लग रहा था, ऐसे गति कर रहा है, ठीक, तब अगर हम मान लेते हैं कि यह बिंदु P है, यह बिंदु P है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा था। वैद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है और चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो चुका है और
चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो चुका है। यानी कि क्वेश्चन जान लो कि एक आवेश अगर स्थिर है तो वह केवल वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, और अगर एक आवेश गतिमान है तो वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करेगा। आवेश अगर स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा लेकिन चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं करेगा। आवेश अगर गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र भी पैदा करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, अगर आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इस बात पर निर्भर करता है कि वह आवेशित कण चल रहा है या रुका हुआ है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न कर सकता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर यह प्रश्न आता है तो हम लोग लिखेंगे वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई गतिमान आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पर किस प्रकार से बल कार्य करता है। मान लेते हैं कि ये हमारा ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, वेक्टर बी से दिखा रहे हैं। मान लेते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण इस तरह से है और यह किसी कोण थीटा पर, किसी कोण, इससे कितने दो कोण पर, थीटा कोण पर गतिमान हो रहा है, अंदर कैसे घुस रहा है। तब इस पर बल क्या लगेगा। तब लॉरेंज ने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि जो इस आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल है वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आवेशित कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती, उसके वेग के परिमाण यानी कि v के अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखा गया है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, और जिस कोण पर प्रवेश कर रहा है उस कोण के साइन पर यानी कि साइन थीटा पर निर्भर कर रहा था डायरेक्टली। यानी कि F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा QVB साइन थीटा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक जुड़ेगा K इंटू QVB साइन थीटा, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। ठीक, तो SI पद्धति में सुविधा के लिए चूंकि ये नियतांक है तो नियतांक को यहाँ पर एक ले लिया गया है। K को क्या क्या ले है, क्योंकि वो K हर जगह जुड़ेगा वही, तो K को क्या ले लिया जाता है, 1। तब F की इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अगर कोई पूछे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल कितना लगेगा, तो उस बल का परिमाण जो होगा F इक्वल टू QVB साइन थीटा होगा। अब यहाँ से वेक्टर रूप में इसको अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर रूप में, तब क्या हो जाएगा, ये वेक्टर F लिखोगे और QVB साइन थीटा n कैप हो जाएगा। ठीक, तो F इक्वल टू QVB साइन थीटा n कैप हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, F इक्वल टू QV क्रॉस B। क्यों, ब्रैकेट चाहे लगा दो, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। तो V क्रॉस B क्या होता है, तुम लोग जानते हो, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा n कैप। तो V क्रॉस B, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू VB साइन थीटा n कैप। तो इस तरह से वेक्टर F इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B यहाँ पर हो जाता है। अब वेक्टर F की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वेक्टर F की जो दिशा होगी वो कैसे होगी, तो वह वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B की जो दिशा होगी
वही वेक्टर एफ की दिशा यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से एक एक नंबर में कई प्रश्न जनरेट होंगे बच्चों, और उन प्रश्नों को अब हम लोग देखेंगे। एक प्रश्न आता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर अधिकतम बल कब लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर अधिकतम बल के लिए, तो यहाँ पर अब हम अधिकतम बल के लिए क्या कर लेंगे, केस फर्स्ट बना लेंगे। यदि साइन थीटा बराबर +1, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू अगर +1 होगी तो एफ क्या होगा, एफ मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि साइन थीटा की ही वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। तो इस समीकरण को अब हम लोग देखेंगे, एफ इक्वल टू एफ मैक्स क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू +1 हो जाएगी, अर्थात थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट है कि साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 90 होगा, और थीटा 90 होगा तो इसका अर्थ क्या है कि आवेशित कण जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा होगा। इसका मतलब है कि यह तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें आवेशित कण कैसे जा रहा होगा, इस तरह से। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इस स्थिति में आवेशित कण पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। तो प्रश्न हमारा यहाँ पर एक जो बनता है, इसको तुम लोग लिख लेना बाद में जाकर, अभी हम वो प्रश्न और उत्तर दोनों बोल दे रहे हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है। तो आंसर है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। आंसर क्या है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, और यह Q × V × B के बराबर होता है। केस सेकंड क्या है, यदि साइन थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, अर्थात थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ मिनिमम हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 रख दोगे तो एफ बराबर QVB साइन 0, तो क्या हो जाएगा ये QVB साइन 0, तो एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल रहा हो तब क्या होता है, उस स्थिति में उस आवेशित कण पर लगने वाला बल 0 होता है। यानी कि यहाँ थीटा क्या है, 0 है, यानी कि आवेशित कण किधर चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अच्छा, साइन थीटा अगर 0 हो तो थीटा 0 के अलावा एक और चीज़ हो सकता है, 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता है, होता है भाई। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि, और तब भी एफ 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण अगर उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल रहा हो तो यहाँ पर थीटा क्या है, 0, और अगर विपरीत दिशा में चल रहा हो तो यहाँ थीटा क्या है, 180। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेशित कण प्रवेश करे तब भी इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल अगर कण प्रवेश करे तब भी उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है, बल नहीं कार्य करेगा तो क्या होगा, वो अपने नियत वेग से चलता जाएगा, क्योंकि अगर बल नहीं लगा तो त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, त्वरण नहीं उत्पन्न होगा तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। यानी कि ऐसी स्थिति में कण ना तो अपनी दिशा को बदलेगा, ना तो कण के वेग का परिमाण ही बदलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्या यह संभव है कि कोई गतिमान आवेशित कण
किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बल का अनुभव ना करे? आंसर है हाँ। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान हो तब उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, वह प्रश्न भी हम लोग लिखेंगे। वह प्रश्न है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है। इस सूत्र में कौन सी दो राशियां सदैव एक दूसरे के लंबवत होती हैं? तो फार्मूला हमारे पास क्या है? वेक्टर F इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो इनमें से कौन दो राशियां एक दूसरे के सदैव लंबवत होंगी? तो हमारा आंसर है, क्योंकि दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर यह है V ये है B, तो इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो V क्रॉस B की दिशा जो होती है वो B से भी 90 डिग्री होती है और V से भी 90 डिग्री होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इस सूत्र में कौन सी दो राशियाँ एक दूसरे के हमेशा लंबवत हैं? तो एक है वेक्टर F लंबवत वेक्टर V तथा वेक्टर F लंबवत वेक्टर B। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ये है कि फार्मूले वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B में F और V एक दूसरे के लंबवत हैं, F और B एक दूसरे के सदैव लंबवत रहेंगे। ठीक है ना। अब हमसे कोई पूछे कि दो अगर वेक्टर V है वेक्टर B है तो F की दिशा क्या होगी? तो पूछा जाता है कि किसी गतिमान आवेशित कण को यदि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है तब उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है? तो वेक्टर F की जो दिशा होगी वो F की दिशा क्या होगी? वेक्टर F की दिशा अगर कोई पूछे तो यहाँ लिखोगे तुम क्या? वेक्टर V व वेक्टर B दोनों के अभिलंबवत ठीक। अर्थात वेक्टर F की दिशा उस तल के लंबवत होती है, उस तल के लंबवत होती है जिसमें वेक्टर V व वेक्टर B होते हैं। ठीक। तो वेक्टर V की दिशा वेक्टर F की दिशा जो होगी वेक्टर V व वेक्टर B जिस तल में होंगे, ये दोनों एक तल में होंगे ये, और इस तल के लंबवत हो। अब इस तल के लंबवत ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, और इसको निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड का कौन सा रूल लेते हैं? थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर V पर हाथ रखते हैं और B की तरफ घुमाते हैं। V क्रॉस B है तो V पर ऐसे हथेली को रखोगे इस तरह से, और B की तरफ हम क्या करेंगे? हथेली को घुमाएंगे। यहाँ ध्यान क्या देना है कि वेक्टर V से वेक्टर B की तरफ पहले जो है उस पर हथेली रख दो, इस पर हथेली रख दिया, इसे किधर घुमाओगे? B की तरफ। किस एंगल से? छोटे एंगल से। तो वेक्टर V से वेक्टर B की तरफ हथेली को घुमाओगे, ये थंब क्या है? किधर आ रहा? बाहर। तो ये ऐसे होगा। ठीक। अगर ये तल है, इस तल में दोनों होंगे तो इधर होगा। अगर ये एक वेक्टर है, चलो देखते हैं। ऐसे देखो, ये वेक्टर V है, ये वेक्टर B है, देख रहे हो? ऐसे दिख रहा है। ये वेक्टर V है, ये B है, तो V क्रॉस B इनके बीच का कोण थीटा है।
v क्रॉस b निकालना है तो v पर क्या करो, ऐसे हाथ रखो और किधर घुमाओगे, b की तरफ। तो v क्रॉस b की दिशा किधर होगी, ये ऊपर की। तो ये अगर आएगी ऐसे, तो ये क्या है, ये क्या है, इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत, ठीक, यानी इन दोनों के तल के लंबवत। ये दोनों का तल है और ये तल के लंबवत आ गई, ठीक। तो अगर ये वेक्टर v होता, ये b होता, तब तो v पर रखते इस पर और किधर घुमाते, ऐसे रखोगे इधर घुमाओगे, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b किधर आ रहा, नीचे। तो नीचे आया तब भी तो लंबवत हुआ। तो v और b के दोनों के लंबवत होता है, यानी कि वेक्टर v और वेक्टर b दोनों के तल के लंबवत वेक्टर f की दिशा होती है। तो कोई अगर पूछता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है, तो तुम कहोगे वेक्टर v व वेक्टर b दोनों के लंबवत, जिसकी दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जाती है, ठीक। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कोई भी बल नहीं कार्य करता है, कब, जब वह चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल या एंटी पैरेलल यानी समांतर, यानी कि उसी दिशा में चले, यानी थीटा 0 हो, या प्रति समांतर यानी कि एंटी पैरेलल, यानी कि थीटा बराबर 180 पर वो गतिमान हो। ऐसी स्थिति में कण पर कोई बल नहीं कार्य करेगा और कण बिना विक्षेपित हुए, बिना वेग परिवर्तन किए हुए, बिना दिशा परिवर्तन किए हुए चलता जाता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लॉरेंज बल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला होने वाला है, डोंट मिस दैट लेक्चर। गुड बाय।